अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आदिल छिलानी का ये यूट्यूब चैनल। सबसे पहले उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपना फीडबैक हम तक पहुंचाया और अपना इनपुट हमें देते रहते हैं, जिसको गाहे बगाहे हम अपने प्रोग्राम के अंदर शामिल करते हैं और अपने आप को भी इम्प्रूव करते रहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द ऑडियंस व्यूअर्स। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से, क्योंकि किसी भी तरक्की पजीर मुल्क के लिए सैलाब से बड़ी आफत जो है और सैलाब से बड़ी क़यामत नहीं हो सकती उनके रहायशियों के लिए, उनकी गरीब कौम के लिए, और स्पेशली जब ऐसा तरक्की पजीर मुल्क जिसके अंदर 60% से ज़्यादा आबादी ख़तरे गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही हो, तो बहुत बड़ी आफत है। और कहा जा रहा है कि ये 2010 से भी बड़ा फ्लड है। सो बेस हम आपको अब बताएंगे आगे चल के कि 2010 के फ्लड में मईशत को क्या नुकसान हुआ था और मईशत की जो मतवक्को जो ग्रोथ थी उसके मुकाबले में भी जो एक्चुअल ग्रोथ हुई वो क्या थी। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पर देंगे। तो आज के इस वीडियो में हम 3 एरियाज पर बात करेंगे। नंबर 1, अभी तक की जो एनडीएमए के स्टैटिस्टिक्स हैं, जो इब्तदाई हक़ाइक़ हैं, उसके मुताबिक इस हौलनाक आफत और इस हौलनाक क़यामत जो कि लाखों गरीबों पर बर्पा हो चुकी है, वो उसके इब्तदाई हक़ाइक़ क्या हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। नंबर 2, हम रिस्पॉन्स की बात करेंगे कि क्या हमारी सूबाई और वफाकी हुकूमतों ने और एनडीएमए ने और प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ ने अब तक कुछ सीखा है, क्योंकि 2010 का फ्लड जो है वो बहुत हौलनाक था, उसको 12 साल गुजर चुके हैं। तो क्या हमने उससे अब तक सीखा है या नहीं, या हमारा हमारे जो जमहूरी रवैये हैं, हमारी जो बेहिसी है, जो माशरे की बेहिसी है वो उसी तरह की है, और स्टेट की भी बेहिसी उसी तरह की है। इस पर हम बात करेंगे और एंड में हम बात कर रहे होंगे कि इस फ्लड के जो इफ़ेक्ट्स हैं मईशत पर वो क्या पड़ेंगे, पाकिस्तान की गरीब आवाम पर क्या पड़ेंगे, महंगाई के हवाले से क्या होगा, खाने पीने के आइटम्स के हवाले से क्या होगा, और आया पाकिस्तान की मईशत इस बहरान को संभाल भी पाएगी या नहीं। क्योंकि याद रहे कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस फेस कर रहे हैं। नई हुकूमत पीडीएम गवर्नमेंट जब से आई है 4 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और अब तक वो IMF के प्रोग्राम को बहाल नहीं कर पाए हैं, और हम देख रहे हैं कि उसकी वजह से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पर, पाकिस्तान की करेंसी पर बहुत ज़्यादा मनफी असरात पड़े हैं, रुपया गिर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के जो आउटफ्लोज हैं वो बढ़ रहे हैं, बेयकीनी की कैफियत है। और फिर ये भी याद रहे कि हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को फेस करें, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो ऐसे चैलेंजेस के अंदर, और महंगाई का भी चैलेंज है, तो ऐसे चैलेंजेस के अंदर जहाँ महंगाई का चैलेंज है, मईशत संभल नहीं रही, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं हो रहा, और ऐसे सिनेरियो में इतनी बड़ी हौलनाक आफत और क़यामत जो कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ को जिसने हिला दिया, तो क्या हम इसे फेस कर पाएंगे या नहीं, ये है हमारा आज का एजेंडा। तो वी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चारों सूबों में ये फ्लड आ चुका है, और गिलगित से लेके पाकिस्तान के नॉर्थ से लेके KP के बलोचिस्तान, पंजाब और उसके अलावा सिंध, उस पर हम देख रहे हैं कि इसके डेवस्टेटिंग जो इफेक्ट्स हैं, इसके जो मनफी असरात हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। बिखरे हुए दरिया रेले आ रहे हैं, उसके सामने दीवारें, मकानात, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बड़े बड़े जो होटल्स हैं वो रेत की दीवार साबित हुए हैं, और वो तिनकों की तरह पानी के अंदर बहते चले गए हैं, कि जिसकी वजह से हैबत तारी हो चुकी है। और हम टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि किस तरह ये क़यामत जो है वो आम लोग फेस कर रहे हैं, और अभी तक हमारी स्टेट कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बना पाई। लाखों लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं, 900 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं, 8 लाख मवेशी हलाक हो चुके हैं, 1,75,000 मकानात मुतासर हुए हैं, 15 फसलें तबाह हो चुकी हैं। इसके अलावा जो हमारा जो सप्लाई चेन का मैकेनिज्म है, यानी नॉर्थ से लेके साउथ तक, और पंजाब से सिंध में और सिंध से बाकी अजला में जो सब्जियों, फ्रूट और बाकी चीज़ों की जो तरसील होती है वो पूरी तरह मुतासर है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर हो चुका है और कंप्लीट क्योस हमें नज़र आ रहा है। सो ऐसे सिनेरियो में डेफिनेटली जो असरात हैं वो मज़ीद बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो अभी तक 900 से ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं, और हमारी पूरी सोसाइटी को और माशरे को चाहिए कि उनके साथ इस इमोशनली और साइकोलॉजिकली उनके साथ खड़े हों।
तो व्यूअर्स ये जो आफत है ये 2010 के फ्लड से भी बड़ी है और 2010 में तकरीबन 43 अरब डॉलर का लॉस हुआ था। उसके अंदर 2 करोड़ से ज़ायद अफराद मुतासर हुए थे। मजमूई तौर पर 79 अजला मुतासर हुए थे 2010 के फ्लड में। व्यूअर्स ये ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स हैं जिसमें इन 79 अजला में 24 KP के, 14 सिंध, 12 पंजाब, 10 बलूचिस्तान, 1 आज़ाद कश्मीर और 1 गिलगित बल्तिस्तान का शामिल था। तो इसके बहुत डेवस्टेटिंग इफेक्ट्स थे। गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर कम्प्लीटली कोलैप्स हो गया। हम उतना पैसा मोबिलाइज नहीं कर पाए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करने के लिए जितना कि हमें करना चाहिए था। तो ये थे 2010 के फ्लड के हवाले से सीधा हकायक। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 2010 में 4.1% की GDP ग्रोथ जरदारी साहब की गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी इस वक्त, लेकिन एक्चुअली ये ग्रोथ आधी हो गई थी और 2.58% की ग्रोथ रह गई थी। तो इस फ्लड के अंदर भी अब बात यही की जा रही है कि 3.5 से 4% की ग्रोथ की जो बातें हो रही हैं वो शायद मजीद अब गिर के 1.5 से 2% भी बमुश्किल हम अचीव कर पाए, क्योंकि इससे पहले ही हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और माशी इंस्टेबिलिटी का सामना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस का सामना है और उसके ऊपर से ये हौलनाक आफत जो है वो लाखों और करोड़ों लोगों पर आन पड़ी है कि जो बेसरो सामानी के आलम में सड़कों पर पड़े हैं और इस उम्मीद के साथ कि रियासत जो है वो आएगी और पाकिस्तान का माशरा आएगा और उन्हें मदद फराहम करेगा। तो खदशा ये है कि 4-4.5 करोड़ से ज़ायद अफराद मुतासर हो सकते हैं। व्यूअर्स ने हमें अभी तक ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। रिस्पॉन्स कैसा था व्यूअर्स? ये बड़ा अहम फैक्टर है कि जब भी फ्लड आता है तो हमारी रियासत का, हमारे इदारों का, हमारे माशरे का रिस्पॉन्स जो है वो उतना तगड़ा हमें नजर नहीं आता और अनफॉर्चुनेटली हमने सीखा नहीं है। दोनों का रिस्पॉन्स बड़ा मैटर करता है। हम हर साल अरबों रुपया जो है वो मुख्तस करते हैं, लेकिन ना तो ये कैपेसिटी अपने बिल्ड कर पाते हैं, ना कोई ऐसा रिस्पॉन्स बनता है। पॉइंट ये है कि कैपेसिटी और रिस्पॉन्स तो तब होगा जब हम प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग हमें मिसिंग नजर आई है इस दफा पे। कोई मिटिगेशन के हवाले से कुछ कॉन्क्रीट मेजर्स नहीं है। इसके अलावा जो कैपेसिटी बिल्डिंग हमने करनी थी वो नहीं है और फिर प्रिपेयर्डनेस हमें नजर नहीं आई। तो प्लानिंग, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग, एवरीथिंग इज मिसिंग, एवरीथिंग इज मिसिंग। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मिसाल के तौर पे सिंध है। 2010 में 18वीं तरमीम आने के बाद अरबों रुपया सूबों को मिला और ये वफाक से बड़ी स्टेट बन गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने अपनी कैपेसिटी बिल्ड नहीं की और यही वजह है कि तकरीबन हर साल, हर दूसरे साल जब फ्लड आते हैं छोटे या बड़े, तो हम देखते हैं कि अरबों डॉलर का ज़िया होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है, लोग बेचारे अपनी जानों से हाथ गंवा बैठते हैं, मईशत का नुकसान होता है और अरबों डॉलर का पानी हम ज़ाया कर देते हैं क्योंकि हम टाइमली फ्लड, हम अपने डैम्स नहीं बना पाए, हम रेन स्टोरेज नहीं करते, हम दूसरे जो हमें रिफॉर्म्स लानी है सिस्टम में वो हम नहीं करते, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म नहीं लाए। तो पॉइंट ये है कि हमने सीखा नहीं है व्यूअर्स और इस दफ़ा फिर हमें बहुत मायूसी हुई है। मुझे कम से कम मायूसी हुई है कि हमारे जो इलेक्टेड जो नुमाइंदगान हैं वो नियाग्रा फॉल्स देखने को तरजीह दे रहे हैं, जो कि हमारे रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल मेंबर हैं स्पीकर नेशनल असम्बली के, कि वो नियाग्रा फॉल्स देख रहे हैं, रेन कोट वहाँ पहनी हुई है। क्या ये अच्छा होता कि वो जाते और पाकिस्तान के गरीब और बेबस और कसमा पुरसी की हालत में जो लाखों लोग उनकी मदद के लिए पुकार रहे हैं, वो जाते और उनका जो है वो साथ देते। बट अनफॉर्चुनेटली ना सिर्फ वो बल्कि हमारी मेन लीडरशिप जो है वो उनकी तरफ से वो रिस्पांस हमें नज़र नहीं आ रहा। आज हमने देखा है कि टेलीविजन स्क्रीन पर हमें कुछ दौरे होते हुए नजर आए, प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं, बिलावल भुट्टो साहब गए हैं, इमरान खान साहब गए हैं। बड़ा मसला ये है कि अब तक बहुत सारे इलाकों में बारिशें हो रही हैं, जब तक ये बारिशें नहीं रुकेंगी तब तक जो है वो रेस्क्यू का अमल जो है वो तेज़ नहीं हो सकता। तो जिन जिन इलाकों में बारिशें रुक चुकी हैं वहाँ पर ज़रूरत इस बात की है कि हमारी जो स्टेट की जो फोर्सेस हैं, तमाम जो ऑर्गन्स हैं,
وہ وہاں پر ریسکیو کا کام شروع کریں اور وہاں پر لوگوں کو چھت مہیا کریں، کیونکہ غذائی قلت ہو چکی ہے، لوگوں کو کھانے کو نہیں ہے، لوگوں کے پاس پینے کو کچھ نہیں ہے، لوگوں کے پاس سر پہ ڈھانپنے کے لیے کچھ نہیں ہے، بیماریوں پھیلنے کا خدشہ ہے، اور پھر جو سپلائی چین کا میکینزم ہے، انفراسٹرکچر ہے، وہ تباہ ہو چکا ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے سول ادارے تیار نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آرٹیکل 245 کے تحت وفاقی حکومت نے اب ریکویسٹ کی ہے پاکستان کی افواج کو کہ وہ آئیں اور اس مشکل کی گھڑی میں پاکستان کی عوام کی مدد کریں، پاکستان کی سویلین گورنمنٹ کی مدد کریں۔ تو ویورز، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز اہم یہ بھی ہے کہ جب بھی سویلین گورنمنٹ بلاتی ہے پاکستان کی افواج کو کہ وہ آئے اور سیلاب کی تباہ کاریوں میں ان کی مدد کریں، تو یہ سگنل ہے، وہ اس بات کا ایڈمیشن کر رہے ہیں، وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ان کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے، وہ نااہل ہے، انہوں نے ادارے نہیں بنائے، انہوں نے کوئی میکینزم نہیں بنایا، انہوں نے کوئی پلاننگ نہیں کی کہ جو کہ انہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ پاک افواج اور اس کے علاوہ پاکستان کی سویلین لیڈرشپ اور بیوروکریسی یہ سب مل کر کوئی اچھا میکینزم بنائیں گے، کیونکہ ابھی آپ کو اربوں ڈالر چاہیے، تقریباً ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق آپ کو 40 سے 50 ارب ڈالر کا نقصان اس فلڈ کے اندر آپ کی معیشت کو دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ 40 سے 50 ارب ڈالر، کین یو امیجن؟ پاکستان کی جی ڈی پی تقریباً 383 بلین ڈالر کی ہے، اس میں 40 سے 50 ارب ڈالر کے لاسز کی بات ہو رہی ہے معاشی طور پر، تو آپ کو تقریباً 15 سے 20 ارب ڈالر امیڈیٹ چاہیے ہوگا تاکہ آپ انفراسٹرکچر ری بلڈ کریں، آپ لوگوں کو شیلٹر مہیا کریں، آپ لوگوں کے لیے خوراک کا بندوبست کریں، ان کے لیے میڈیکل ایڈ کریں، اور وہ ادارے سامنے آئیں کہ جو کہ ایموشنلی اور سائیکولوجیکلی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو سکے، ان کی مدد کر سکے، کیونکہ اس کرائسس کے اندر اگر ہماری سویلین لیڈرشپ، ہمارے ایم این اے ایم پی ایس اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے تو یاد رکھیے گا یہ عوام جو ہے آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی، اور خاص طور پر وہ لوگ جو کئی دہائیوں سے اس ملک پر حکومت کر رہے ہیں، ان کی تو بہت مکمل طور پر ذمہ دار ہیں، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، نہ انہوں نے ماضی سے سیکھا، نہ انہوں نے ادارے بنائے، صرف وفاق سے صوبوں تک فنڈز منتقل کرنے کے لیے ہمیں 18ویں ترمیم اچھی لگتی ہے، لیکن وہ 18ویں ترمیم ہمیں تب بری لگتی ہے جب ہم اپنے ادارے بلڈ کرنے کی بات کرتے ہیں، جب لوکل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ نظام آپ کے پاس ہے نہیں، نہ لوکل گورنمنٹ ہے، نہ انفراسٹرکچر ہے، نہ کیپیسٹی ہے، تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ آ بھی گیا تو کیا آپ کے پاس ایسے ادارے ہیں، آپ کے پاس ایسے ریسورسز ہیں کہ آپ اس پیسے کو لے کر اچھی طرح خرچ کر سکیں، ٹرانسپیرنٹ اور مکمل اور شفاف طریقے سے خرچ کر سکیں؟ یہ بھی اس بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ بحریہ ٹاؤن کے تقریباً 460 ارب روپے وفاقی حکومت کے پاس ہے، تو سندھ کی حالیہ بارشوں میں اب یہ موقع ہے کہ وہ پیسوں کی تلاش میں پوری دنیا سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور ان کی مدد کریں، تو وہ بحریہ ٹاؤن کے 460 ارب روپے کا استعمال کریں، جائیں لوگوں کی مدد کریں، آپ کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے۔ ایک اور اہم بات ویری اینڈ کہ وفاقی حکومت اپنی ایک مستقبل کی بھی جنگ لڑ رہی ہے، اس میں ایک سیاسی اینگل بھی ہے، وہ مستقبل کی بھی جنگ لڑ رہی ہے، اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب جو اپوزیشن کے بہت بڑے لیڈر ہیں اور اس وقت ایک پاپولر سپورٹ ان کے ساتھ ہے، پنجاب میں وہ الیکشن جیت چکے ہیں، ابھی کراچی میں الیکشن جیتا انہوں نے، اور ابھی 9 حلقوں سے وہ واحد امیدوار ہیں 13 جماعتوں کے خلاف۔ تو وفاقی حکومت جس میں کولیشن گورنمنٹ ہے، پی ڈی ایم گورنمنٹ، 13 جماعتیں اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہیں، تو وہ شاید پرائیورٹی میں اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا ان کے لیے زیادہ ضروری ہے بنسبت کہ وہ تمام لوگ جو ان سیلاب اور بارشوں سے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ دھو رہے ہیں۔ تو انفارچونیٹلی اس آفت میں کھلے آسمان تلے غربت، بھوک، افلاس سے وہ لڑ رہے ہیں، تو انہیں شاید اپنے مستقبل کی تو پرواہ ہے، اس لیے وہ قانونی طور پر اور سیاسی طور پر تمام مقدمے بھی کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر، لیکن ان لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کے مستقبل کی شاید پرواہ نہیں ہے۔ تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ وفاق کو چاہیے کہ وہ سب کیسز یہ ختم کریں، یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم کریں، ملک جو ہے ایک بہت بڑی آفت کا سامنا کر رہا ہے، کروڑوں لوگ
जो है वो बेसरो सामानी के आलम में माशरे और हुकूमत और रियासत की तरफ देख रहे हैं, तो ये केसेस ख़त्म करें, ये सारा रिवर्स करें, ये सियासी कानूनी जंग ख़त्म करें और इमरान खान साहब को दावत दें, प्राइम मिनिस्टर साहब वो आए, वो सारी पॉलिटिकल और मिलिट्री की लीडरशिप जो है वो जाए और आवाम की मदद करे। तो ये होगा एक ऐसा कोहेसिव रिस्पॉन्स कि जिसको लेजिटिमेसी भी हासिल होगी उन तमाम फैसलों की। ट्रांसपेरेंट और शफाफ मैकेनिज्म बनाए, एहसास प्रोग्राम आपके सामने है ताकि जो पैसा खर्च हो उसके हवाले से सवालात भी ना उठ सकें। तो बेस आखिर में हम बात करेंगे इफ़ेक्ट्स के हवाले से कि इस फ्लड के क्या क्या असरात हैं। सो जिन व्यूअर्स ने हमें अभी ज्वाइन किया है वो सब्सक्राइब करें और ट्यून इन भी हमें करें। असरात क्या होंगे? बस $9 अरब का फूड का इंपोर्ट बिल था पाकिस्तान का लास्ट ईयर। इस साल जिस समय फ्लड आया है तो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर बुरी तरह मुतासर हुआ है और उसके बहुत डीप रूटेड इफेक्ट्स होंगे। तो पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर की इंपोर्ट्स हैं, जो दालें हैं, जो सब्जियां हैं, जो फ्रूट हैं, प्याज हैं, टमाटर हैं, वो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये कहीं ज़्यादा हम अरबों डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज खर्च कर रहे होंगे पाकिस्तान की ग़िज़ाई किल्लत को पूरा करने के लिए और इन सप्लाई शॉर्टेजेस को पूरा करने के लिए, क्योंकि दोनों सिनेरियो में हम इंपोर्ट करें तो हमारे रिजर्व्स खर्च होंगे। IMF का प्रोग्राम है नहीं, आपका डॉलर बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है, महंगाई उससे और ज़्यादा होगी, तो उसके मनफी असर पड़ेंगे। अगर हम इंपोर्ट नहीं करते, सप्लाई शॉर्टेजेस है, गवर्नेंस का बहरान है, एक कहत वाली सूरत हाल है, सप्लाई शॉर्टेजेस हैं, तो उससे भी महंगाई होगी। तो इसलिए एक बड़ा ज़रूरी है कि बैलेंसिंग एक्ट और प्रोएक्टिव स्टेप्स अभी लें ताकि इन सप्लाई शॉर्टेजेस को मीट किया जा सके। इसके अलावा दूसरा बड़े असरात जो है वो वबाओं के फैल सकते हैं, जो बहुत सारी वबाएँ हैं वो फूट सकती हैं। तो इसलिए हाइजीन का ख्याल रखने के लिए ज़रूरी है कि तमाम मेडिकल के इदारे, पाकिस्तान की मेडिकल एसोसिएशन और उसके अलावा पाकिस्तान के स्टेट और सूबाई इदारे वो मिलकर इस हवाले से कोई लाएमल बनाएं। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पाकिस्तान की मईशत के लिए चैलेंज होगा कि वो किस तरह इतना बड़ा पैसा जो है वो मोबलाइज करती है, बिल्ड करती है, और अगर नहीं करती तो वो पैसा कहाँ से आएगा? क्या हम मज़ीद नोट छापेंगे? क्या हम मज़ीद कर्जे लेंगे अपने बैंकिंग सिस्टम से? इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे और उसके अगेन मनफी असरात आपके प्राइवेट सेक्टर पर, उसकी कैपेसिटी पर पड़ेंगे। तो पॉइंट ये है कि महंगाई आसमान से बातें कर रही है, 45% का इन्फ्लेशन है, और ऐसे सिनेरियो में अगर आपकी फूड इंपोर्ट ज़्यादा होती हैं और तो उससे दोबारा जो है आपका डॉलर जो है वो बढ़ेगा, रुपया नीचे गिरेगा, महंगाई और ज़्यादा होगी, आपके रिजर्व जो हैं वो गिरेंगे। तो पॉइंट ये है कि फूड इंपोर्ट ज़्यादा होने से आपका तजारती खसारा होगा, तो दोबारा आप उस विशेष साइकिल में फंसेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट में फंसेंगे। जुविनेट करना अपने सिस्टम को दोबारा से, एग्रीकल्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, सड़कों को, पुलों को, होटल्स को, रेलवे स्टेशन को, और इसके अलावा पाकिस्तान की आवाम को तो बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन उसके साथ साथ ये उससे कहीं बड़ा चैलेंज है कि आप इतना पैसा जनरेट कर पाते हैं या नहीं। और उससे बड़ा चैलेंज ये है कि क्या सियासी और हमारी जो वफाकी और अपोजिशन जमातें ये सारी मिल बैठकर इस बड़ी आफत के खिलाफ लड़ते हैं या नहीं, या अपनी इंडिविजुअल एफर्ट्स करेंगे तो शायद ये जो रिस्पॉन्स है जिसकी हम पहले बात कर रहे थे ये इतना इफेक्टिव ना हो। बहरहाल इस वाले से हम आपको अपडेट रखेंगे, अपना फीडबैक हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। आदिल जिलानी साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।